आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दर्पण में रेखीय आवर्धन। हमने अभी तक दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना जो हो पड़े, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसमें अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रतिबिंब बने थे। मतलब कि अगर हम उसको अनंत पर रख रहे हैं तो वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिमा कहाँ पर बन रहा है और उसका साइज क्या है। कर्ता केंद्र पर रख रहे हैं तो उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है। उसी प्रकार से अगर हम क्या करें, कोई दर्पण है, यदि कोई दर्पण है, अगर हम इस पर क्या बन रहा है, आपका कोई वस्तु रखी है हमने, तो ये जो दर्पण है इस पर प्रतिमा आपका कितने साइज का, ये छोटा भी बन रहा है, ये भी बड़ा भी बनेगा, ठीक है। ये आपका सीधा भी होगा, ये आपका उल्टा भी होगा। तो वस्तु का दर्पण में या फिर दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो होता है आपका रेखीय आवर्धन होता है। यानी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, प्रतिबिंब का आकार कितना है वो उसका, और जो वस्तु की लंबाई है या फिर वस्तु का आकार क्या है उसकी लंबाई का अनुपात क्या होता है, आपका रेखीय आवर्धन होता है। इसको हम एम से यहाँ पर लिखा हुआ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बने प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से इसको व्यक्त करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इसको बोला जाता है। यदि वस्तु की लंबाई को ओ से इसलिए करते हैं कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं वस्तु को इंग्लिश में, तो इसलिए ओ से, और प्रतिबिंब की लंबाई इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब को इसलिए आई से व्यक्त करते हैं। तो रेखीय आवर्धन कितना होगा आपका, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, तो एम बराबर आई यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या आपका वस्तु की लंबाई बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये कैसे आया ये भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद रेखीय आवर्धन ये भी हो सकता है फॉर्मूला प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब का आकार अपन वस्तु का आकार। ये अब एक अवतल दर्पण है, इसका पोल, इसका फोकस और इसका वक्रता केंद्र, ठीक। और इसके वक्रता केंद्र से पीछे हमने क्या रखी है, ये भी एक वस्तु रखी हुई है। तो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो टकरा करके कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा एक वक्रता केंद्र को काटती है सीधे और ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तीसरी किरण जो है डायरेक्ट आपकी पोल पर पड़ रही है तो कैसे जाएगी, आपकी ऐसे जाएगी। यानी ये वाली जो किरण है परावर्तन के नियम का पालन करेगी क्योंकि ये डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ रही है, और ये उस समय ये क्या करेगा, आपका ये जो मुख्य अक्ष है एविलम का काम करता है। तो ये वाला कोण आई हो जाएगा, ये वाला कोण आपका आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जब तीनों किरणें कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं ए डैश बी डैश, ठीक। अब जो दूरियां हैं हम कहाँ से लेते हैं, वो आप पोल से लेते हैं। तो वस्तु कहाँ रखी है, यू, पोल से आपकी यू दूरी पर है, और जहाँ पर प्रतिबिंब बना है वो क्या आपका वी दूरी पर होगा। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये तो वक्रता केंद्र, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी फोकस तक की दूरी कितनी, फोकस दूरी स्मॉल एफ। सभी दूरियां क्या होंगी, आपकी पोल से ली जाएंगी। अब त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में जो ये वाला बन रहा है ए बी और पी, ए डैश बी डैश और पी त्रिभुज में, ठीक है। इनका जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। दूसरा ए, दूसरा आपका बी पी ए एंगल और आपका ए डैश पी बी डैश एंगल क्या आपका, इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन एंगल है, कॉमन है तो क्या होगा आपका, ये भी आपका, ये दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। अगर किसी दो त्रिभुज में क्या हो रहा है, आपके दो एंगल बराबर हो जाए तो त्रिभुज समकोण हो जाता है, ये समकोण जो बोला समरूप हो जाता है, समरूप हो जाता है। अगर दो त्रिभुज है उसकी अगर दो एंगल आप बराबर कर देते हैं तो समरूप होता है। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपका बराबर होता है। इसलिए इन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमने लिया है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। और ए डैश पी अपॉन क्या होगा आपका ए पी, ठीक है। अब इन्हीं के मान रखें, ए डैश बी डैश क्या आपका ए डैश बी डैश बी डैश ये है, तो ए डैश बी डैश ये क्या है, आपकी इमेज है, तो इमेज आई है, और माइनस लिया क्योंकि ये नीचे साइड बन रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है आपका मूल बिंदु से नीचे की ओर बन रहा है। सब प्लस होता है, इधर को माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है ऊपर, तो ये नीचे की ओर बन रहा है तो इसलिए मैंने माइनस लिया। वस्तु आपकी ऑब्जेक्ट ये भी है, ये आपके क्या लिया, प्लस लिया क्योंकि ऊपर साइड बन रहा है, ठीक है। ए डैश पी ये क्या आपकी ए डैश पी क्या आपका वी है, तो क्या होगा माइनस वी क्योंकि इस साइड है दूरी। और ए पी क्या आपका ए पी क्या आपका, यानी ए पी क्या होगा आपका यू, यानी वस्तु की दूरी भी क्या होगा आपका माइनस, क्योंकि
पोल से इधर साइड को है, पोल से आगे होता है प्लस में, तो ये माइनस ये भी है, ये भी माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद ये आई अपॉन ओ यानी प्लस माइनस माइनस कैंसिल है, ये माइनस बचा तो कितना हो जाएगा आपका बराबर माइनस बी अपॉन यू। तो रेखीय आवर्धन क्या होगा आपका आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू, एम बराबर माइनस बी अपॉन यू। ठीक है, तो ये रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है, इसी को हमने आगे पुट किया हुआ है। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं एम बराबर आई अपॉन ओ माइनस बी अपॉन यू, यानी एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, यदि अब इसमें एक दो नोट आते हैं। यदि प्रतिबिंब आभासी में सीधा होता तो आवर्धन धनात्मक होता है। यदि प्रतिबिंब क्या होगा आपका हमेशा, प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा है तो आवर्धन क्या होगा हमेशा धनात्मक होता है। यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक का उल्टा है तो प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होता है। नोट क्या है, रेखीय आवर्धन से क्या जानना चाह रहे हैं हम कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो बताई जा सकती है इससे। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब है कि वो आभासी है या फिर वास्तविक है। ठीक है, तो उससे हम न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, इसकी प्रकृति जानने के लिए आवर्धन ही निकालेंगे। अगर आवर्धन अगर धनात्मक है तो आभासी होगा, अगर आवर्धन आपका ऋणात्मक है तो क्या होगा, वास्तविक होगा।